जब बहू ने सास ससुर की हालत नौकरों जैसे की तो बेटे ने उठाया ऐसा कदम कि बहू की आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह सुबह राम प्रसाद जी सैर करने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि उनकी पत्नी विमला जी उन्हें आवाज़ लगाते हुए बोली, राजीव के पापा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों सीने में दर्द हो रहा है। आप टहलकर जल्दी घर आ जाना क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है भाग्यवान, अगर आप कहो तो मैं सैर पर नहीं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, तब तक मैं कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, फिर चलेंगे। ठीक है कहकर राम प्रसाद जी चले गए। विमला जी उठकर घर में झाड़ू लगा ही रही थी कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। इतने में दूध वाला आया और आवाज़ लगाने लगा, काकी काकी दूध ले जाइए। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो घर के अंदर जाकर देखा तो विमला जी बेहोश गिरी पड़ी थी। मास्टर साहब चिल्लाने लगा तो आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी आ गए। इतने में एक पड़ोसी बोले, मैं अभी मास्टर साहब को फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन करके जल्दी मास्टर साहब को आने को बोला और एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राम प्रसाद जी बहुत घबरा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई नहीं था देखने वाला। उनका बेटा राजीव अपने परिवार के साथ बेंगलोर रहता है। उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनसे नहीं रहा गया और अपने बेटे को फ़ोन किया। हेलो बेटा राजीव, मैं तुम्हारे बाबूजी बोल रहा हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर राजीव सुन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया बाबूजी, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, सुबह ही आया है। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भगवान न करे तेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊँगा? बाबूजी, आपके पास पैसे हैं या यहाँ से मैं भेजूँ? बेटा, हमें इस समय पैसों से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है पापा, मैं अभी पहुँच रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, मैं माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। राजीव हड़बड़ा कर घर आया। अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी गांव जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो राजीव, फिर से गांव? अरे तुम्हें पता भी है कि गांव आने जाने में कितना पैसा खर्च होता है? उन लोगों को क्या है, बिना सोचे समझे मुंह उठाकर फ़ोन कर देते हैं। सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और राजीव, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगी रहती है। मेघा राजीव के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। राजीव ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने बाबूजी को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे अस्पताल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मास्टर साहब बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। बाबूजी, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और राजीव ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। राजीव अपने बाबूजी के हाथ को पकड़कर बोला, बाबूजी आप यहाँ बैठिए बस, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। राजीव जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने राजीव को दिलासा दिया। राजीव जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके माताजी को बचाने की। और डॉक्टर विमला जी का इलाज करने में जुट गए।
कुछ ही दिनों में विमला जी पूरी तरह ठीक हो गई। राजीव अपनी माँ को अस्पताल से घर लेकर आया और कुछ दिनों राजीव ने वहीं रहकर उनकी सेवा की, लेकिन काम की वजह से उसके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। तो मास्टर साहब ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम अपने काम पर जा सकते हो। लेकिन बाबूजी, मैं आप दोनों को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसलिए तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। यहाँ रहने से तुम्हारी ज़रूरतें पूरा नहीं होगा। बहू भी वहाँ कब तक अकेली रहेगी? बाबूजी, मैं एक ही शर्त पर जाऊँगा, जब आप लोग मेरे साथ चलेंगे। लेकिन बेटा, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना कि बहू हम लोगों को उतना पसंद नहीं करती। बेटा, हम दोनों को यहीं पर छोड़ दो। हो सके तो छुट्टियों में मिलने के लिए ज़रूर आना। बेटा, तुम मेरे लिए अपना काम छोड़कर आए हो, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी राजीव मानने को तैयार नहीं हुआ और अपने साथ माँ बाबूजी का बैग भी पैक कर लिया। मास्टर साहब भी बेटे के जिद के आगे हार मानकर बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर में देख मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। राजीव अपने माँ बाबूजी का हाथ पकड़कर अंदर लाया और बोला, माँ बाबूजी, इस घर को अपना ही समझिए और यहाँ बेझिझक होकर रहिए। यह सब आप दोनों के आशीर्वाद से ही बन पाया है। अब आप लोग हमारे आँखों के सामने रहेंगे तो मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर पाऊँगा। इतना सुनते ही मास्टर साहब और विमला जी भावुक हो गए। तो राजीव ने अपने माँ को गले से लगा लिया। माँ बाबूजी, आपको आपका कमरा कैसा लगा? मैं जब यह घर बनवाया था तभी आपका कमरा आप दोनों के हिसाब से ही बनवाया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने राजीव को गले लगा लिया। तभी खुश होने का दिखावा करती हुई उनकी बहू मेघा चाय नाश्ता लेकर आई और माँ बेटे का प्यार देखकर जल भुन गई और बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, आप यहाँ आराम से रहिए। यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो हूँ ही दिन रात आपकी सेवा करने के लिए। सफ़र करके आई हैं तो थकान हो गई होगी, तो चाय नाश्ता कर लीजिए। और बाहर निकल गई। जैसे ही राजीव कमरे से बाहर निकला तो मेघा राजीव का हाथ खींचते हुए अपने कमरे में लेकर गई और बोली, मिल गई तुम्हारे आत्मा को शांति? किससे पूछकर इन दोनों को यहाँ लाए हो? मेघा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरे माता पिता हैं और उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। यदि तुम्हें उनकी देखभाल नहीं करनी तो मत करना। प्लीज़ उनके साथ कोई बदतमीजी मत करना। मैं अभी जिंदा हूँ उन दोनों की सेवा करने के लिए। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव ने अपनी माँ बाबूजी की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। राजीव के माँ बाबूजी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा उनको देखकर बड़बड़ाते रहती। एक दिन राजीव को ऑफिस के ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना था, तो राजीव ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद माँ बाबूजी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। राजीव, बेटा तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। विमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। राजीव कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। बेटे के जाते ही मेघा को जैसे सास ससुर को कोसने का समय मिल गया। हमेशा अपने सास ससुर को ताना देती रहती। कुछ लोगों को इतना भी नहीं पता कि शहर में कितनी महंगाई है, कमाने वाला एक और खाने वाला 4। ऊपर से एक मेड का भी खर्चा और बढ़ गया। दोनों दंपति बहू की बातें सुनकर चुपचाप रह जाते। बहू ने घर के नौकरों को राजीव के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी
और उसकी जगह मास्टर साहब को काम पर लगा दिया। एक दिन मास्टर साहब सो रहे थे, तभी उनकी बहू दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गया आराम। बाबूजी, आपको बैठे बैठे रोटियां तोड़ने में शर्म नहीं आती कि एक दो काम ही कर ले? दिन भर लेटे रहते हैं। जाइए बाजार से सब्जी लेकर आइए, वरना शरीर में अकड़न हो जाएगी, फिर उसका भी इलाज हमें ही करवाना पड़ेगा। फिर मेघा विमला जी से बोली, और आप थोड़ा रसोई में जाकर बर्तन धो दीजिए और झाड़ू पोछा भी कर लीजिए। मास्टर साहब धीरे से बोले, बहू, तुम तो अपनी सास के हालत के बारे में जानती ही हो, फिर ऐसा कैसे बोल सकती हो? उनसे इतना सारा काम नहीं होगा। जो भी काम है मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। अच्छा, आप लोग गांव में तो सारा काम खुद करते थे, यहाँ आकर ज़्यादा ही आराम फरमाने की आदत हो गई है। मास्टर साहब ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और थैला लेकर बाजार के लिए निकल पड़े। बेचारे मास्टर साहब गाड़ियों से बच बच कर मंडी तक पहुँचे और सब्जी लेकर आए। मंडी काफ़ी दूर था और हाथ में बहुत सारा सब्जी होने के वजह से मास्टर साहब थक कर बरामदे में बैठ गए और बोले, बहू, तुम 2 कप चाय बना दो। मेघा बिना सोचे समझे बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाने को बोला था, पहाड़ तोड़ने को नहीं कि आपको इतनी थकावट हो गई। यहाँ कब तक बैठे बैठे खाएंगे? थोड़े हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा। मम्मी जी, जाकर 2 कप चाय बना दीजिए, एकदम से तमक कर कहा और अपने कमरे में चली गई। विमला जी रसोई में जाकर 3 कप चाय बनाई, 1 कप बहू के कमरे में और 2 कप अपने कमरे में लेकर चली गई। यह देखकर मास्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहू की बातें सीधा उनके दिल पर लगी थी। विमला जी मास्टर साहब को समझाते हुए बोली, अजी, इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाइए, यह सब भूलकर चाय पीजिए, बाकी सब भूल जाइए। हमारा बेटा तो कुछ नहीं कहता ना, हमें मान सम्मान देता है, इज्जत देता है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर साहब ने अपने आंसू पोंछे और दोनों दंपति मिलकर चाय पीने लगे। दोपहर को विमला जी रसोई में जाकर देखी तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया था, तो विमला जी ने खुद ही खाना बनाया और मास्टर साहब को खाना खिलाया। विमला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके घुटने और कमर में बहुत दर्द होता था। थोड़ी ही देर में उनकी बहू अपने कमरे से आई और चिल्लाने लगी, यह क्या है? यह मेरा घर है, कोई होटल या ढाबा नहीं है। यह रसोई इतनी फैली हुई क्यों है? जब खाना बनाकर खा लिया तो इसे साफ करने के लिए नौकर आएगा क्या? 5 मिनट में पूरी रसोई साफ होनी चाहिए। तो विमला जी बोली, बेटा, खाना बनाते बनाते थक गई, अब इतनी हिम्मत नहीं कि खड़े होकर पूरी रसोई साफ करूं। बहू तमक कर बोली, मैं कुछ नहीं जानती। इस पर मास्टर साहब बोले, बेटा, मैं कर दूंगा, तुम शांत हो जाओ। इतना सुनते ही बहू वहाँ से चली गई और बेचारे मास्टर साहब ने सारे रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था, तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए रोज़ फ़ोन करता था, मगर मास्टर साहब और विमला जी अपने बेटे से बहू की एक भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू अपने घर में किटी पार्टी रखी। सुबह सुबह मेघा विमला जी से बोली, धीरे धीरे काम करने से नहीं चलेगा, आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली है, इसलिए स्नैक्स और कुछ खाने पीने की तैयारी कर देना। और हाँ, आप बाबूजी बाज़ार से घर का राशन लेकर आइए। यह रहा 500 रुपये और एक पर्ची पर बिल भी बनवा कर लेकर आइएगा। मुझे आप लोगों पर कतई भी भरोसा नहीं है। बेचारी विमला जी इस कड़ाके की सर्दी में किचन में खड़े होकर खाना बनाने लगी, लेकिन उनके पैर और कमर का दर्द
बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उनकी हालत खराब हो रही थी। तो वह एक कप चाय बनाकर बैठकर पीने लगी। तभी मेघा चिल्लाते हुए बोली, काम हो गया क्या? नहीं बहू, अभी तो नहीं हुआ। बहुत ठंड है, जिसके कारण जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा है, इसलिए एक कप चाय बनाकर पी ली। अच्छा, जब मैं आपको बताई हूँ कि मेरी फ्रेंड्स आने वाली है तो आप सारा दूध खत्म करने पर लगी हुई हैं, क्योंकि मुझे दूध फिर से मंगवाना पड़े। आप लोग दूसरों के पैसों की कोई अहमियत नहीं देते। उधर मास्टर साहब थैला लेकर बाजार चले गए। रास्ते में यही सोच रहे थे कि कितना ज़माना बदल गया है कि बच्चे एक एक पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। वह पैदल चलते चलते एक दुकान पर गए और पर्ची पर लिखा सारा सामान खरीद लिए। मास्टर साहब बोले, अच्छा बेटा, एक काम करो, एक कागज़ पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए दुकान वाले ने सारे सामान के दाम कागज़ पर लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। मास्टर साहब सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारे सामान का दाम और वज़न पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। यही सोचते सोचते अपने घर के लिए निकल पड़े। बेचारे मास्टर साहब का पैदल चलते चलते हालत खराब हो गई थी। एक तो ज़्यादा उम्र होने के कारण और दूसरा ठंड का दिन। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हों। बेचारे मास्टर साहब चले जा रहे थे। अब उनसे सहन नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक ऑटो कर ली। ऑटो में तो बैठ गए। थोड़ी शरीर को राहत मिली, लेकिन मन ही मन यही सोच रहे थे कि पता नहीं घर पे विमला कैसी होगी। खैर, मास्टर साहब घर पहुँचे तो विमला जी से बोले, विमला, बहुत ठंड लग रही है, तुम मेरे लिए चाय बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। विमला जी चाय बनाकर अपने कमरे में लेकर चली गई और दोनों दंपति चाय पीने लगे। तभी बाहर से बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन लोगों को जैसे खून में ही बसी है। बाबूजी, 20 रुपए हिसाब में कम हो रहा है। वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की पैसे उससे बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए? कहाँ हैं बाकी के पैसे? बाबूजी धीरे से बोले, बहू, राशन का झोला बहुत भारी था, बाहर काफ़ी ठंड भी थी, इसलिए ऑटो से घर आ गए। तभी बहू तमक कर बोली, अच्छा, तो यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? एक तो हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं और ऊपर से नाक में दम कर रखा है। बहू के इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई, पर बेटे के खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। उसी समय बाहर से आवाज़ आई, हाय हेलो। विमला जी बोली, लगता है बहू की सहेलियां आ गई। कुछ ही देर में बहू की आवाज़ आई, ए बुढ़िया, चाय नाश्ता तो लेकर आ जाओ, जब देखो तब काम चोरी करती रहती है। तभी विमला जी कॉफ़ी और नाश्ता लेकर गईं तो बहू की सहेली बोली, यह कौन है, नई मेड लगवाई है क्या? हाँ यार, इसे पैसे की ज़रूरत थी तो कुछ तो काम करेगी तभी न पैसे दूंगी। उसकी सहेली बोली, यार तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, नहीं तो आजकल इतने बूढ़े लोगों को कौन काम देता है। बहू की सहेली कॉफ़ी का एक घूंट पीकर बोली, बकवास कॉफ़ी बनी है, मुंह का सारा टेस्ट ही खराब कर दिया। चलो बाहर चलते हैं, कुछ खाकर आएंगे। विमला जी को बहू की बातें सुनकर आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी बहू आई और बोली, सुनो, मेरे आने से पहले पूरा घर साफ चाहिए और हाँ, रात का खाना अपने लिए बना लेना, मैं बाहर से खाना खाकर आऊँगी। और हाँ, मेरे आने तक आप दोनों जगे रहना। बहू के जाते ही विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। मास्टर साहब, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक काम करो, बेटे के आने से पहले हम लोग गांव चले जाएंगे। मास्टर साहब विमला जी को समझाते हुए बोले, तुम आराम करो, मैं रात का खाना बना देता हूँ। नहीं जी, बात खाना बनाने की नहीं है,
बहू अपनी सहेली के सामने मुझे नौकर बोली है और बहू हर समय हम दोनों को जलील करते रहती है। यह सब देखने से पहले भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लिए। मास्टर साहब बोले, जाने दो, हमारा बेटा तो कुछ भी नहीं कहता ना, वह तो हमें अपने पलकों पर बैठा कर रखता है। मास्टर साहब किचन में जाकर खिचड़ी गैस पर रख दिए और बर्तन की सफाई करने लगे। तभी राजीव आ गया। माँ, बाबूजी, आप कहाँ हो? देखो मैं आ गया। दौड़कर अपने माँ को गले से लगा लिया। माँ का उदास चेहरा देखकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो? मेघा ने कुछ कहा क्या? विमला जी झूठी हंसी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर दिल भर आया। बाबूजी कहाँ हैं? वह दिख नहीं रहे हैं। बेटा, वह कहीं घूमने गए होंगे, तुम मेरे पास बैठो ना, वह आते ही होंगे। रुको माँ, मैं अभी अपना हाथ मुंह धो लेता हूँ। जैसे ही राजीव किचन की तरफ गया तभी उसकी नज़र बाबूजी पर पड़ी, जो बर्तन साफ कर रहे थे। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी अचानक पीछे मुड़े। राजीव, बेटा, तुम कब आए? बेटा, इतनी जल्दी आ गए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया, इसलिए जल्दी आ गया। बाबूजी, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ बताइएगा। मेघा कहाँ है और मेड कहाँ है जो यह सब काम आप कर रहे हैं? माँ, बाबूजी, आप लोग सही सही मुझे बताइए, यह क्या हो रहा है? तब विमला जी ने सारी कहानी राजीव को सुना दी। राजीव यह सब सुनते ही बाबूजी के पैरों में जाकर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। तभी मेघा आ गई और राजीव को देखकर सकपका सी गई। राजीव, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर यहाँ कैसे? मेघा जैसे ही राजीव के पास आने लगी, राजीव ने एक जोरदार तमाचा मेघा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में लेकर नहीं आई हो। राजीव ने मेघा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। मेघा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें उनकी सेवा नहीं करना है तो मत करो, लेकिन उनका अपमान करने का हक किसी ने नहीं दिया है और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था। मेरे माँ बाप की पसंद तुम नहीं थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने आज तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कही और ना ही मैं तुम्हें किसी चीज़ को करने से मना करता हूँ। तुम्हें जहाँ जाने का मन करता है तुम जाती हो, जहाँ घूमने का मन होता है वहाँ घूमती हो, लेकिन मेरे माँ बाबूजी के लिए तुम्हारे पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय। इसलिए तुम अब और मेरे घर में नहीं रहोगी। मास्टर साहब बोले, बेटा यह क्या कर रहे हो? हम दोनों के वजह से तुम अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो? हम लोग तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी तुम्हें बहू के साथ ही बिताना है। नहीं बाबूजी, अब और नहीं आप लोगों का अपमान बर्दाश्त कर सकता। तभी मेघा सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।